एकदम स्टोरी लाइन डेवलप हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने कल जो बात की उसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या देखा कि भारत में आया पुर्तगाल और उसके साथ साथ हम लोगों ने बात की थी स्पेन की। और कल जो आखिरी पॉइंट हम लोगों ने जिस पर बात की थी वो क्या था, पुर्तगाल और स्पेन 1492 1498, ठीक है ना, यानी 15वीं सदी। ये 15वीं सदी की साम्राज्यवादी शक्तियां हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सब के बारे में पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक बार मॉडल पता चल जाए। अब यूरोप के देशों को तो मॉडल पता हो गया कि पुर्तगाल और स्पेन अमेरिका को गुलाम बना के बहुत शोषण कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बाकी देशों में भी होड़ लग गई कि हमें जल्दी से जल्दी जो पुर्तगाल और स्पेन है इसकी तरीके से कुछ देशों को गुलाम बना लेना चाहिए, उन पर अपना कब्जा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे पीछे कुछ नई ताकतें आ गई और वो नई ताकतें कौन सी थी? एक थी ब्रिटेन, ठीक है, जिसने हमको गुलाम बना लिया। दूसरे थे फ्रांसीसी, इसके अलावा डच यानी कि हॉलैंड, उसने भी इनके मॉडल को अपनाया। फिर एक इंग्लैंड और जो मेनलैंड जर्मनी के बीच एक देश है बेल्जियम, वो भी कूद पड़ा। स्वीडन इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा। तो यानी बहुत सारे जो नए नए देश हैं वो इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़े। ये कौन हो गए? ये हो गए 16वीं सदी के नए साम्राज्यवादी देश। अब इन देशों ने भी क्या कहा कि हम भी जाकर के दुनिया के अन्य देशों को गुलाम बनाएंगे, ठीक है ना। अनुराग अभी पढ़ो बेटा, करवा देंगे, ठीक है ना। अंकिता सारा ये सिलेबस तुमको किसी दिन जब हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो सिलेबस भी करवा दूंगा। सब सिलेबस ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इतनी जगहों पे देख लेते हो, एक एक क्लास सिलेबस के हिसाब से चलेगी और अंत तक पढ़ेंगे। एक दिन पूरा 20 मिनट या तो मैं किसी दिन पीपीटी बना के लाऊंगा और तुमको भेज दूंगा, क्योंकि सारी जो टॉपिक है, ठीक है ना, सारी जो टॉपिक है वो तो हम कवर करने वाले हैं, उनको बार बार लिखवाना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा ये सुरजीत तुम्ही ने कल ये सवाल पूछा था शायद कि मेरे पास टाइम नहीं है। सवाल लूंगा बेटा, पहले जरा थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारे सवाल लेंगे। मैं बाकी देख लेता हूं जो जरूरी चीज होती है। यहां क्या देख रहे हो कि 15वीं सदी में पुर्तगाल स्पेन और उनके पीछे पीछे पूरी फौज आ गई, बारात आ गई। डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी, बेल्जियम, स्वीडन सब भगे कि जैसे अमेरिका को गुलाम बनाया है पुर्तगाल स्पेन ने, दुनिया के बाकी देशों को हमें गुलाम बनाना है। यहां से क्या शुरू हो गया, इसे हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। लगभग कल जो हमारी बात जहां पर आकर खत्म हुई थी वो यही थी कि पुर्तगाल और स्पेन के बाद नए नए देश भी इस होड़ में शामिल हो गए और हम भारत के संदर्भ में अब बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। भारत के संदर्भ में विभिन्न कंपनियां, हमने पुर्तगाल तो देख लिया, पुर्तगाल कंपनी नहीं है, पुर्तगाली आए हैं व्यापारी बनकर के और वहां के राजा की अनुमति लेकर और यहां साम्राज्य बनाने आए। अब बन रही है कंपनियां, तो विभिन्न कंपनियां एवं उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा। अब हम जहां आगे बढ़ रहे हैं वो कहानी सीधे तौर पर भारत पर आ जाएगी। तो जरा जहां पर कल खत्म किया था उसमें एक बुलेट पॉइंट और जोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। बुलेट पॉइंट लिखो, लिखो जरा। भारत में पुर्तगाली अपना साम्राज्य लंबे समय तक स्थापित नहीं रख सके। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। अब लिखो, पहली हेडिंग डालो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब कभी भारत में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन के पीछे पीछे आप थोड़ी सी फ्रांसीसियों की बात करते हैं। लेकिन ये डच इतने महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी ने इस पर एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया। कब बनी? ये स्थापित हुई 1602 में, ठीक है, 1602 में स्थापित। एक चीज आपको देखनी है कि स्थापना कब हुई, ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी चीज, किस प्रकार की कंपनी थी, इस पर जरूर आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार की कंपनी है, क्योंकि ये जो है एक संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब हुआ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अभी समझाता हूं,
क्यों? यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इतना महत्वपूर्ण तथ्य कि इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो वो पूछ लेती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में संयुक्त पूंजी कंपनी है, और ये 1602 में। इसको हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी, दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, ये बात आपने महत्वपूर्ण कि कैसे ये देखो ऐसा हुआ, जो पुर्तगालियों का जो पतन नहीं हुआ बेटा, पुर्तगाली अमेरिका में भी थे और अमेरिका यूरोप के बहुत करीब था, और एक संधि हो गई स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। उस कहानी में हम तब जाएंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अभी भारत पर फोकस करना है भाई। यहां क्या हुआ कि जिस समय में पुर्तगाली आए उस समय उत्तर भारत में तो बहुत मजबूत साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, और कृष्णदेव राय बैठा हुआ है दक्कन के अंदर, दक्षिण के अंदर, तो इस वजह से वहां पर विस्तार की गुंजाइश कम थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी अमेरिका में था। वो कहानी फिर कभी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, जो मैंने कहा कि 1994 में जिससे सीधा प्रश्न आ गया, इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वो कंपनी है कि जिसकी प्रतिक्रिया में, जिसके रेस्पॉन्स में ब्रिटेन ने अपनी कंपनी बनाई, इंग्लैंड ने अपनी कंपनी बनाई। उसने कहा कि जो हॉलैंड है वो बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है, इसलिए हमें अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। अब ये देखो, यहां बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका 2 इंटरेस्ट था। एक इंटरेस्ट तो था भारत और दूसरा इंटरेस्ट था उसका इंडोनेशिया। दूसरा इंटरेस्ट इंडोनेशिया। मैं जानबूझ के अभी तुम्हारा कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं बच्चे, क्योंकि टॉपिक करते समय अगर हम कमेंट बॉक्स देखेंगे तो मैं कभी भी टॉपिक खत्म नहीं कर पाऊंगा और आपको भी फ्लो टूटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बच्चे नोट्स बनाते रहो। माइंड मैप तो ये पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, इसको कंपाइल कर सकते हैं, इसकी जीरोक्स निकलवा सकते हैं, जैसे भी करता आपको ठीक लगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 इंटरेस्ट है। इंडोनेशिया में उसका बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि वहां मसाला बहुत है और मसाले का ट्रेड वो करना चाहते हैं। भारत में भी उनका बहुत इंटरेस्ट है, और इंडोनेशिया में उन्होंने एक शहर बसाया। ठीक है, एक शहर बसाया, उसका नाम रखा बटेविया। बटेविया नामक शहर बसाया, और यही जो बटेविया है, यही जो है बाद में जकार्ता बना। ठीक है ना, जकार्ता बना। तो एक एडिशनल फैक्ट, क्योंकि डचों की कहानी भारत से जुड़ी हुई है, तो इंडोनेशिया के संबंध में आपको यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब भी कोई कंपनी आप देख रहे हैं तो हमने आपसे कहा है कि आपको पहली कंपनी, ठीक है, पहली फैक्ट्री जरूर ध्यान रखनी है। पहली फैक्ट्री, अभी समझाऊंगा कि फैक्ट्री क्या होती है। हम लोग समझते हैं कि फैक्ट्री जहां पर माल का उत्पादन होता है, ये वो नहीं है, लेकिन फैक्ट्री बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट्री ज्यादा टेक्निकल है और बस्ती या सेटलमेंट थोड़ा लेस टेक्निकल है, लेकिन दोनों का प्रयोग होता है यहां पर। तो यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी कंपनी की बात करें तो उसकी पहली फैक्ट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए, और वो है मछलीपट्टनम, या इसको मछलीपट्टनम भी लिखा जाता है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ठीक है, यह कंपनी इन्होंने कब बनाई? जब वहां से आए तो 1605 में इन्होंने इस जगह पर इस फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली फैक्ट्री आपको ध्यान रखनी है, दूसरी भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे दूसरी पुलिकट में बनाई, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग फैक्ट्रियां या बस्तियां इन्होंने स्थापित की। अब हमें ध्यान रखना है कि जो कि डच यहां पर आए हैं, और डचों को पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है, यहां ध्यान रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। भारतीय कपड़े को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारतीय कपड़े को यूरोप में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया? ठीक है, अत्यंत लोकप्रिय बनाया। आपको सीधे से कहना है डच, कंफ्यूज नहीं होना है, यूपीएससी इसी तरीके के सवाल बनाती है। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने एक अपनी बस्ती बनाई पुलिकट में 1610 में। ठीक है ना, 1610 में बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी इस बस्ती को यहां पर स्थापित किया, और यहां पर सिक्का ढालने की एक मशीन लगाई। सिक्का ढालने की मशीन लगाई, जिसको हम टकसाल कहते हैं, और यहां बनाए सोने के सिक्के। ठीक है ना, सोने के सिक्के जिसको कहते थे पगोडा। पगोडा, ठीक है। इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण आपको तथ्य ध्यान रखने हैं। तो पहले जरा हेडिंग डालो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग डालो। पहला लिखो सन 1602 में स्थापित, पहला बुलेट पॉइंट। बिल्कुल वही मेथड रखेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं फ्लो में पढ़ाता जाऊंगा, फिर आपको लिखवा दूंगा, घबराओ नहीं। सन 1602 में स्थापित। सेकंड बुलेट पॉइंट, संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी, इसी पे कोलन लगा दो, सेमी कोलन लगा दो, लिख दो दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी।
दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, डचों का भारत के अलावा इंडोनेशिया में भी इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट से दिलचस्पी थी कर दो और का की बजाय की कर देना, ठीक है। इंडोनेशिया में भी दिलचस्पी थी। वहां उन्होंने बटेविया नामक शहर बसाया जो बाद में जकार्ता कहलाया, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डचों की पहली फैक्ट्री / बस्ती, लंबा सा डैश लगाओ, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, यूपीएससी आपकी ना बौद्धिक जो है ना सतर्कता को चेक करता है। और मैंने कहा ना मैं आपको सिखाता जाऊं। जैसे एक प्रश्न अगर आ जाए कि मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये जो बंदरगाह है ये भारत के किस तट पर स्थित था, एक स्टेटमेंट में पूछ ले, पश्चिमी में या पूर्वी में। दूसरा अगर ये पूछ ले कि किस राज्य में स्थित था, तो आपको ये तो कठिन सवाल हो गया। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक नजर देख लेना है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। बिल्कुल अनुराग, बात तो सही है, ठीक है। रुद्र कह रहा है कि नहीं, सोनाली कह रही है बोर्ड से नोट डाउन कर चुके। दूसरे पॉइंट का मतलब कौन? अच्छा हाँ, अभी इस पे आते हैं बेटा, दोनों चीजों पे आते हैं। बिल्कुल, तो पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ब्रैकेट में लिख दो आंध्र प्रदेश, ताकि आपको पता चले कि बाकी बस्तियां या फैक्ट्रियां जब आप देखें तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। 1605, ये भी ब्रैकेट में लिख लो ताकि ध्यान रहे कि 1605 में। अब एक बॉक्स बना लो, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि ये पेज है, इसके कॉर्नर में एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, 3 तरफ से बाउंड्री बनाओ, चौथा तब बंद करेंगे जब पूरा कर लेंगे। लिखो संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। ऐसी व्यापारिक कंपनी, डैश लगा देना, संयुक्त पूंजी कंपनी, ऐसी व्यापारिक कंपनी जिसमें शेयर धारकों के बीच लाभांश वितरित हो, ठीक है, जिसमें शेयर धारकों के बीच लाभांश वितरित हो। मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने 1 लाख रुपया लगाया, और उसके बाद मुझे जो नाम दिख रहा है, मैंने कहा मधु जो है उसके ऊपर 10,000 रुपया लगाए, और फिर सुप्रिया भी 10,000 रुपया लगाए। लोगों ने अपने जो है ना शेयर खरीद लिए, इक्विटी खरीद ली, तो जो कंपनी का मुनाफा होगा उनकी इक्विटी के हिसाब में उनमें बट जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर आप ये पढ़ते होंगे। तो ये दुनिया की पहली जो है इस तरीके की कंपनी है जो बन रही है यहां पर, और इसी की नकल बाद में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। तो एक चीज तो आपने ये लिखी। आगे बढ़े, अगला बुलेट पॉइंट लिखो, डचों ने भारतीय हथकरघा उद्योग में बने कपड़े को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। इनके बाद बाकी कंपनियां भी इंटरेस्टेड हुई कपड़ा व्यापार में, ठीक है। इस तरह से यूरोप में लोकप्रिय बनाया। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो डचों के बारे में आपको याद रखनी है, बंगाल में एक जगह है कासिम बाजार, वहां पर रेशम उद्योग लगाया इन्होंने। तो लिखो अगला पॉइंट, बंगाल के कासिम बाजार में इन्होंने रेशम उद्योग लगाया, ठीक है। एक लाइन इसमें जोड़ो और देखो कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ नोट्स बनाने के क्रम में जानते हो तुम क्या सीखोगे कि कैसे आपको पॉइंट्स को पकड़ना है। यूपीएससी इसी में खेलेगी बेटा। बाकी तो फैक्ट शीट जब तुम बना रहे होगे तो बहुत सारे फैक्ट्स लिख लोगे उसके अंदर, ये पकड़ते चलना है। एक रेशम उद्योग लगाया, पूर्ण विराम लिखो। यह एक बड़ा अपवाद था, यह एक बड़ा अपवाद था क्योंकि अन्य यूरोपीय कंपनियों ने भारत में उद्योगों की स्थापना नहीं की। फिर एक छोटा सा बॉक्स बनाना, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लिखो फैक्ट्री और डैश बनाओ, फैक्ट्री।
अंग्रेजों की फैक्ट्री, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री सब कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये शब्द आया डचों से। डच जो बस्तियों के प्रमुख अधिकारी, देखो डच बस्तियों के प्रमुख अधिकारी फैक्टर कहलाते थे, फैक्टर कहलाते थे। इसीलिए इन व्यापारियों के माल गोदामों को फैक्ट्री कहा जाने लगा। यहां किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता था, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता था। ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है। और बॉक्स को यहां पर बंद कर लो। तो कासिम बाजार रेशम उद्योग और उसी के सामने फैक्ट्री जहां पर आप करें कि कोई भी उत्पादन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डचों ने पुलिकट के बाद नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, नागपट्टनम। शुरुआत में पुलिकट से काम चलाया, लेकिन बाद में ये नागपट्टनम, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, यह है मद्रास, नागपट्टनम, ठीक है, मद्रास के पास अपना मुख्यालय बनाया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, औरंगजेब जो है वो इनसे बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की तुलना में कम झगड़ालू हैं। डच कम से कम भारत की परिस्थितियों में, क्योंकि ये भारत से व्यापार कर रहे हैं, इंडोनेशिया से कर रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि व्यापार हमारा बहुत ही गंभीर काम यहां पर बना रहे। ठीक है, 1664 में औरंगजेब से, लिखो जरा पॉइंट लिखो, 1664 में औरंगजेब से 3.5% वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार का अधिकार प्राप्त करने वाली पहली कंपनी, व्यापार का अधिकार प्राप्त करने वाली पहली कंपनी डचों की है। यह आपको ध्यान रखना है। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि ये लगातार जो है महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं, लगातार ये लोग जो है अपनी फैक्ट्रियां बसा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी बसा रहे हैं, और औरंगजेब प्रभावित होकर के इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है ना, कहता है 3.5% हमको टैक्स दे दो और वहां पर आप जो है बहुत आराम से व्यापार करो। ठीक है ना। अब देखो आखिरी चीज, लेकिन अंग्रेजों से झगड़ा शुरू हो गया, और अंग्रेजों से ये झगड़ा उनका लगातार चल रहा है, और अंग्रेजों से बहुत सारे छोटे छोटे इनको युद्ध लड़ने पड़े। उन युद्धों में कहीं अंग्रेज जीते, कहीं पर डच जीते, लेकिन एक युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं 1759 में बेदरा का युद्ध। लिखो जरा, बेदरा का युद्ध 1759, बेदरा का युद्ध 1759, बेदरा बंगाल में एक जगह है, ठीक है ना। बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए, अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए और भारत से अपना व्यापार लगभग समाप्त कर लिया। क्या हुआ सोनाली, बताओ बेटा, तुम्हारा मैसेज ऊपर चला गया जो, क्या सोनाली मिश्रा, बोलो एक बार फिर से लिखो तो मैं देख पाऊंगा कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये होगी कहानी हमारे डचों की। अब अगली कहानी आ जाओ, जो है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी इसलिए पढ़ने क्योंकि अंग्रेज तो हमारी किस्मत में चिपक गए, ठीक है, अंग्रेज तो हमको गुलाम ही बना लिए, इस वजह से अंग्रेजों के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो छोटी छोटी शक्तियां जो भारत में किसी समय सक्रिय रही और जिनका सितारा डूब गया, उनके बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया है आशीष, अच्छे से समझ में आ रहा है। सोनाली बताओ मुझे, ठीक है, जो भी समस्या, देखो जब बताओ, कभी कभी होता क्या, मैं तो बैठा हूं यहीं पे ना, मैं तो तुम्हारा कोच हूं, तुम्हारा टीचर हूं, तो तुमको कोई समस्या आ रही है तो मैं कहूंगा कि अब इसको ऐसे सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, जो भी हमारे बैच एडमिन है वो देखें, सुजीत कह रहा है कि इसका कोई भी लेक्चर नहीं चल रहा है और डिलीट करके लॉगिन कर रहा है तब भी नहीं चल रहा है, तो एक बार इसको देखिए, ठीक है। अच्छी समझ, अच्छा समझा के लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। स्टोरी जहां पर आएगी वहां पर स्टोरी की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ना है, वहां पर तथ्यों को कैसे पकड़ना है, इसलिए कुछ फैक्चुअल आपको जरूर पढ़ना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो सोनाली अभी बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपस में लड़ना है। अच्छा, उसको फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अर्चना कह रही है फैंटास्टिक क्लास है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट नहीं लिखवाया, कौन सा सेकंड पॉइंट नहीं लिखवाया, देखिए जरा, कुछ नहीं भी लिखवाया। ये वाला सेकंड पॉइंट पुलिकट वाला, ये शायद हमको लगता है छूट गया, एक बार इसको लिख लो, सही है, बहुत बढ़िया याद दिलवाया। पुलिकट
1610 ऐसे नोट कर लो इसको। सिक्का डालने की मशीन या टकसाल लगाई जहां सोने के सिक्के डाले, इन सोने के सिक्कों को पगोडा कहा जाता था। ठीक है ना। बड़ी तेजी से तुम्हारे जो है कमेंट्स निकल जाते हैं। लक्षदीप कह रहा बहुत मजा आ रहा है, हाँ कॉइन वाला मैं समझ गया बेटा, ठीक है ना। सुधांशु भी कह रहा है फैंटास्टिक, ठीक है। प्रीति चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों को क्लास बहुत अच्छी लग रही। लेकिन अगर सोनाली थोड़ा सा पहले आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, अब आप पढ़ रहे हैं, कई बार होती क्या चुनौती बच्चे की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाना। तो पहले आपको मैंने समझा दिया कि अभी क्या कहानी चल रही है दुनिया के अंदर, बहुत ही ब्रीफ, क्योंकि आपको इससे ज्यादा पूछा नहीं जाना। मैं यही कहता हूं कि हम लोग अगर तुम्हें पढ़ाने लग जाए इतिहास जो है बीए ऑनर्स की तरह, तो इतना पढ़ा देंगे कि खत्म ही नहीं होगा, है ना। उतना नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ही यूटिलिटेरियन स्टूडेंट बनना है। जितना हमारी जरूरत है उतना हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो बड़ा बढ़िया ध्यान दिलाया कि ये वाला छूट गया था, ठीक है ना। तो दूसरी कहानी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब देखो यहां पर इसकी जो स्थापना है वो हुई काफी लेट। अभी अंग्रेजों की कंपनियां बन गई, बाकी कंपनियां बन गई, ये थोड़ा देर में जागे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा तगड़ा एक राजा आया उस समय, लुई 14वां। उसने कहा कि इंग्लैंड को हम छोड़ेंगे नहीं। इंग्लैंड का मुकाबला करने लग गया। क्या हुआ, डचों का मुकाबला करने लगे जो है इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए फ्रांस बैठा हुआ है। तो 1664 में स्थापित, ठीक है, 1664 में स्थापित। लेकिन मैंने आपको क्यों कहा कि जब डचों को पढ़ा रहे थे संयुक्त पूंजी कंपनी, इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी। डचों की कंपनी व्यापारियों की कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल विशाल। औरंगजेब ने एक बार बहुत मारा गिरा के अंग्रेजों को, बहुत मारा, माफी मांगने लगे, माफी मांगी, अपना हैट उतार के उसके चरणों में रखा। बहुत बहुत सारी जो है कहानियां हैं कि उसने खदेड़ दिया, लगभग सारी बस्तियों से खदेड़ दिया। तो औरंगजेब होता तो शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो बेदरा का जो युद्ध है, हमने बताया कि अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, तो यानी अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ, ठीक है। चलो सरकारी कंपनी, ये ध्यान रखना है, जैसे संयुक्त पूंजी कंपनी यानी व्यापारियों की कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी सरकारी कंपनी है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनेगी कि फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो इसको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला बुलेट पॉइंट 1664 में स्थापित। दूसरा बुलेट पॉइंट सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी ब्रैकेट में लिख लो, अन्य यूरोपीय कंपनियां व्यापारियों की निजी कंपनियां थीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब देखो जैसे सबकी पहली कोठी मैंने कहा आपको ध्यान रखना है, 64 में कंपनी बनी, भारत आ गए, और 68 में पहली फैक्ट्री, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको बस्ती लिख देते हैं, कहीं पर कोठी लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये सब शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। कहां पर, सूरत, ये आपको सब ध्यान रखना है। सूरत पहली जो इनकी फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित होती है। दूसरी फैक्ट्री 1674 में ये बनाते हैं, 1674 में दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं। कहां, चंद्रनगर। अभी हम देखेंगे चंद्रनगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल करके इसको बहुत विकसित कर देंगे फ्रांसीसी। तो अगला पॉइंट लिखो, 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट, 1774 में दूसरी फैक्ट्री चंद्रनगर में स्थापित की, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक जगह हुआ करती थी वलिकोंडापुरम। अब इसको ध्यान से समझना पहले, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। कि ये जो वलिकोंडापुरम था इसका एक सूबेदार हुआ करता था। जब तुमने मध्यकाल पढ़ा होगा तो एक तरीके से जो प्रशासकीय प्रमुख या गवर्नर होता था उसको सूबेदार कहते थे, ठीक है ना, सूबेदार कहते थे। तो वो जो सूबेदार था वो इनसे खुश हो गया और उसने इनको जो है एक गांव दे दिया। उस गांव का नाम था, उसको कहते थे पर्दुचेरी या पुदुचेरी, ठीक है ना, पर्दुचेरी या पुदुचेरी। वो गांव इनको मिला, पर्दुचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। ये जो है आगे चल करके बन जाएगा पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी आप लोग जानते हैं कि कैसे एक यूनियन टेरिटरी, और पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के नियंत्रण में 1954 तक रहा। जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो हमने देखा था ना 47 में अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन फ्रांसीसी पौंडीचेरी पर काबिज रहे, जिनसे आजादी 1754 में मिली। उनको तब हमने कहा कि भाई साहब बड़े बड़े बहे जाए, गधा पूछे कितनी था, अंग्रेजों को तुम्हारे के भगा दिया, तुम खाली पौंडीचेरी में बैठे हो, तुम भी जाओ, ठीक है ना। यहां पर हो गया। सूरत तो बेटा गुजरात में सबको मालूम है, हीरा व्यापार के लिए कितना प्रसिद्ध है सूरत, इतना महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। तो यह पौंडीचेरी। अगला पॉइंट लिखो, फ्रांसीसियों का मुख्यालय
फ्रांसीसियों का मुख्यालय 1673 के बाद पांडिचेरी में स्थापित हुआ। पूर्ण विराम वलिकोंडापुरम, वलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी ने पर्दुचेरी / पुद्दुचेरी नाम का गांव फ्रांसीसियों को प्रदान किया। फ्रांसिस मार्टिन ने इस पर पांडिचेरी नाम का शहर बसाया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना यहां पर फिर से, और बहुत ही सीरियसली मैं बार बार कहता हूं, देखो एक बात समझो, ध्यान रखो बेटा, क्योंकि ये जो तुमने एक अच्छा सवाल, फौजिया कह रही है हर कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। एक समय में जो वेस्ट है, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेस्ट, तो वेस्ट के हिसाब से भारत या पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए जो कंपनियां बनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई कि ईस्ट इंडिया। और इंडिया जो है वो यूरोप के लिए एक सपना था कि इंडिया पर किसी तरीके से इंडिया के साथ व्यापार करो। क्यों? एक तो मसाला है, और मसालों के साथ साथ क्योंकि सुदूर पूर्व से भी मसाला इंडिया होते हुए आएगा, तो इंडिया से व्यापार करोगे तो मसाला खूब मिलेगा। मसालों के अलावा बहुत सारी विलासिता की सामग्रियां आएंगी। तीसरी चीज कि जो चीन से रेशम बन के आता था वो रेशम भी भारत से होते हुए जा रहा है, तो भारत पर नियंत्रण का मतलब पूर्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे सवाल पूछो तो मजा आता है उसका जवाब देने में। निसार कह रहा है फ्रांसीसी ने सूरत में भी कारखाना खोला था, क्या 1667 में। गतिविधियां अलग अलग जगहों पर, ऐसा होता था कि इनको हर एक जगह पर कारखाना खोलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी, या तो किसी खास जगह पर इजाजत लेनी पड़ती थी, ठीक है ना, कि हमें आप जो है यहां व्यापार करने की इजाजत दे दीजिए। कुछ समय व्यापार शुरू किया, उसके बाद वहां पर कारखाना खोल लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके के फैक्ट्स के वेरिएशन से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना निसार। अब ये हो गया, ठीक है ना। अब वापस आ जाते हैं, तुम्हारे कमेंट्स में फंसेंगे तो यही खत्म नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा तुम्हारे साथ बातचीत और इधर के लिए। अब ये क्या है कि एक चीज का ध्यान रखना है कि पिछले दिनों में यूपीएससी के अंदर एक पैटर्न है कि ये जो कंपनियां हैं उनकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं या उनकी जो बस्तियां हैं उन पर सवाल आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको जैसे जब भी ये मिले महत्वपूर्ण बस्ती पांडिचेरी, तो पांडिचेरी कब स्थापित हुआ, किसने उसको दिया, वलिकोंडापुरम, ठीक है, शेर खान लोदी, और फिर वहां जो है ये तुम्हारा फ्रांसिस मार्टिन, और ये सारी चीजें जितने भी फैक्ट्स हैं तुम्हारे, उन फैक्ट्स को एक जगह पे कंपाइल कर लो, क्योंकि हो सकता है कि पांडिचेरी पर कोई सवाल स्टेटमेंट फ्रेम करके तुमको दे दे, ठीक है ना। अब ये किस पॉइंट को बेटा संजीवनी, किस पॉइंट को फिर से बता दे, बताओ जरा, एक बार लिखो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या हुआ कि हमने देखा कि कैसे फ्रांसिस मार्टिन ने इसको बनाया, लेकिन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण चीज, जैसे हमने आज जो शुरुआत की, एक महत्वपूर्ण चीज है कि फ्रांसीसियों का पांडिचेरी को लेकर डचों के साथ संघर्ष चला। डच भी लड़ाई कर रहे हैं पांडिचेरी पर नियंत्रण के लिए, और फ्रांसीसी जो है डचों से लड़ते हुए पांडिचेरी को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को चल रहा है। अब इसी में एक और पॉइंट लिखो बच्चे, बहुत सारा जो है वो आ रहा है, बहुत सारा तुम्हारा कमेंट आ रहा है। मैं इतने कमेंट में 1 घंटे में भी यहां हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। टॉपिक अगर नहीं कवर करोगे तो इंटरेक्टिव क्लास तो होती रहेगी, लेकिन हम फैक्ट्स में गोता लगाते रहेंगे। जब फैक्ट्स में गोता लगाएंगे तो मूल कहानी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। अगला पॉइंट लिखो इसको, पांडिचेरी पर नियंत्रण के लिए फ्रांसीसियों को डचों से संघर्ष करना पड़ा। 1693 में डचों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1693 में डचों ने पांडिचेरी जीत लिया, पूर्ण विराम। अंग्रेजों ने डचों का साथ दिया, परंतु रिजविक संधि 1697 के बाद पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का पूरी तरह नियंत्रण हो गया, और इसे फोर्ट लुई का नाम दिया गया, ठीक है, फोर्ट लुई का नाम दिया गया। अब हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व का धनी था।
बस उसका देश गलत हो गया, ठीक है। उसका नाम था डुप्ले। 1731 में यह गवर्नर बना करके भारत भेजा गया। 1731 में गवर्नर बना और 1731 में भारत जब ये आया तो इसने भारत की परिस्थितियों का एक मूल्यांकन किया और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिन नीतियों से फ्रांसीसी एक समय में लगा कि अंग्रेजों को हरा देंगे। लेकिन फ्रांस में एक पॉइंट मैंने लिखवाया कि वहां थी सरकारी कंपनी। राजा अगर मजबूत है तो नीति भी मजबूत है, राजा अगर कमजोर है तो नीति भी कमजोर है। सरकारी कंपनी जब ज्यादा युद्ध भारत में होने लगेगा अंग्रेजों से तो वो कहेगी कि दुनिया में बाकी जगहों पर हमारा जो संघर्ष चल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए भारत से डुप्ले को वापस बुला लेगी। लेकिन डुप्ले जो नीतियां बना रहा है उन्हीं नीतियों के आधार पर आगे अंग्रेज देश के अंदर अपना कब्जा कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, तो डुप्ले के बारे में पढ़ना है। तो अगली हेडिंग लिखिए डुप्ले। डुप्ले एक हेडिंग डालो और लिखो, पहला पॉइंट लिखो फिर कुछ समझाना है। डुप्ले 1731 में भारत में गवर्नर बना। उसने भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया जो अपने आप में अनूठी थी। डैश लगाओ। अब देखो जरा थोड़ा सा कुछ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भारत है। भारत के अंदर हमने क्या देखा कि विभिन्न यूरोपीय शक्तियां हैं। यहां हम लोग बात कर रहे हैं दो शक्तियों की। अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्रांसीसियों की और दूसरी तरफ यहां पर अंग्रेज हैं, क्योंकि डच जो है वो भारत में उतना विस्तार करने के इच्छुक नहीं थे। जहां फैक्ट्रियां बनी थी वहां पर संतुष्ट रहे, कहीं लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन ऐसा नहीं था कि जीवन मरण का प्रश्न बनाया। अंग्रेजों ने बनाया और अंग्रेजों के बाद अगर किसी दूसरी यूरोपीय ताकत ने भारत पे राज करने की कोशिश की तो वो फ्रांसीसी थे। तो आखिर में ये लड़ाई कहां टिक जाएगी? फ्रांस बनाम इंग्लैंड, यानी फ्रांसीसी बनाम इंग्लैंड। इनके देश नहीं लड़ रहे, फ्रांसीसी तो लड़ रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनी है। यहां पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है, ठीक है। यहां सरकार उनको मदद देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की सेना यहां पर सीधे तौर पर लड़ रही हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बैकअप में खड़ी है। खैर, तो यहां कौन है? फ्रांसीसी, अंग्रेज। मुश्किल इस बात की है कि जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जो तुम लोगों ने कहा कि अनिल सर ने कहा था कि इसे हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि यहां पर एक राजनीतिक विखंडन हो जाएगा। तब उसकी बात बाद में करेंगे, हैदराबाद, ठीक है, और कर्नाटक। ये जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत अखाड़ा बन जाता है इस संघर्ष का, ठीक है। दक्षिण भारत पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा है यहां। ये दोनों शक्तियां लड़ रही हैं इस बात के लिए कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण कौन करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एक तो मद्रास एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और ठीक उसी के पास जो है पौंडीचेरी भी है। एक दूसरे की खोपड़ी पे यहां पर जिसको कहते हैं ना कि मूंग दल रहे हैं। फिर आगे चलकर धीरे धीरे बंबई एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा अंग्रेजों का, ठीक है। और इसी के बीच में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं। ये सब तो केंद्र हो गए बड़े बड़े। आप जानते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे, यहां पर प्रेसिडेंसियों का निर्माण कर लेंगे, प्रभाव क्षेत्र का। बंबई प्रेसिडेंसी बन जाएगी, धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले जाएंगे। यहां पर ये हैदराबाद और कर्नाटक, यहां पर यूरोपीय ताकतें और यहां पर बैठी हैं भारतीय ताकतें, हैदराबाद कर्नाटक। डुप्ले कहता है कि ये ससुरे सब आपस में लड़ते रहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ये ताकतें आपस में लड़ती रहती हैं और अंग्रेजों फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के भी अपने लोगों को मारती रहती है, ठीक है ना। अनोखी है कि अनूठी है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि डुप्ले ये देखता है कि भारतीय ताकतें हैं, ये आपस में लड़ रही हैं। तो अगर भैया दो बिल्लियां लड़ रही हैं तो बंदर बीच में फायदा उठाएगा। तो उसने कहा कि अगर यहां पर सब आपस में लड़ रहे हैं तो चलो एक का पक्ष ले लेंगे और एक का पक्ष ले लेंगे, उसको जिताने में मदद करेंगे। जब वो जीत जाएगा तो कहेंगे देखो भैया जी हमने आपकी हेल्प की, इसलिए आप अब हमारी हेल्प करिए, हमारा मेहनता ना दीजिए, ठीक है। तो यहां पर बच्चे आयरा 7 बजे से तुम्हारा क्लास है, ठीक है ना। शायद ये तुम आधा घंटा बेटा एक बार रिकॉर्डेड देख लेना इसको, ठीक है ना, रिकॉर्डेड देख लेना। तो ये जो है क्या होगा कि दक्षिण भारत पर ये नियंत्रण करना है। तो ये डुप्ले पहला व्यक्ति है जो कहता है कि इनके आपसी झगड़ों का फायदा उठाओ, उनके संसाधन, उनकी सेना है ना, और उनके झगड़ों का फायदा उठाओ और फ्रांसीसियों की ताकत यहां पर बढ़ाओ। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों ने बाद में डुप्ले की इस नीति को फॉलो किया, ठीक है, फॉलो किया। नहीं बच्चे, रिकॉर्डेड क्लास अगर मान लो तुम्हारा ये प्रायोरिटी है, अगर तुम इसको कंटिन्यू करना चाहो तो आधा घंटा बाद उधर ज्वाइन कर लो,
और अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो, मैं नहीं कहूंगा एज ए टीचर, मैं नहीं कह सकता कि नहीं बेटा मेरी क्लास ज्वाइन करो, उधर नहीं जाना, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। अच्छा रिकॉर्डेड है एथिक्स, कोई बात नहीं, फिर भी मान लो अगर क्लास है तो तुम तय कर लो, कोई एक तो आधा घंटा रिकॉर्डेड देखी जा सकती है, ठीक है। खैर मैं वापस आता हूं, तो ये क्या है, ये डुप्ले है। डुप्ले पहला व्यक्ति, और यही डुप्ले का महत्व है, इसलिए डुप्ले के बारे में इस बात को जरा आपको लिखना है, बुलेट पॉइंट लिखो। और ये पहला जो है ना शब्द, पहला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी तुमको पहला दिखाई दे तो तुम पकड़ लो कि ये सवाल बन सकता है। लिखो, डुप्ले पहला यूरोपीय था, डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों, भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करने की नीति बनाई, पूर्ण विराम, एक के खिलाफ दूसरे को सहायता देकर बदले में मुद्रा से मतलब ये वाली मुद्रा, ठीक है, बदले में मुद्रा, व्यापारिक एवं क्षेत्रीय लाभ प्राप्त किए। पूर्ण विराम, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखो, इस नीति के माध्यम से डुप्ले अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस के संघर्ष में क्षेत्रीय राज्यों का लाभ उठाना चाहता था। ठीक है, अब देखो, समझो फिर आगे बढ़े। हमने जानबूझ के लिखा हैदराबाद कर्नाटक, सारी प्रतिस्पर्धा दक्षिण भारत में है। जब हम क्षेत्रीय राज्यों की बात करेंगे तो हैदराबाद के बारे में ज्यादा बात करेंगे। हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था वो दक्कन का वायसराय कहलाता था, उसका बड़ा नियंत्रण, बड़ा दबदबा इस इलाके पे था। उसके यहां लड़ाई चल रही थी और साथ ही साथ में कर्नाटक उससे अलग हो गया था, वहां भी लड़ाई चल रही थी। तो हैदराबाद में संघर्ष और कर्नाटक में संघर्ष, जैसे ही उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है, उत्तराधिकार का संघर्ष का मतलब ये कि मैं निजाम हूं, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा कि दामाद बनेगा कि चचेरा बेटा जो है भतीजा बनेगा, कौन बनेगा। जैसे ही सिंहासन को लेकर लड़ाई होगी, ठीक है ना, वैसे ही क्या होगा कि अचानक से फ्रांसीसी किसी एक का पक्ष ले लेंगे, दूसरे को हराएंगे। ठीक है, ये डुप्ले की नीति है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। रोहित बेटा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत आराम से आप लोग तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इंटरमीडिएट का जो टीचर है वो अलग तरीके से पढ़ाता है, ठीक है, सेकेंडरी का अलग तरीके से, प्राइमरी वाला एकदम एबीसीडी पढ़ाता है, तो आप तो ग्रेजुएशन के ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे। यूपीएससी का नोटिफिकेशन कभी पढ़ा ध्यान से? यूपीएससी क्या कहती है, आपके ज्ञान का स्तर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन से ऊपर, यानी ग्रेजुएशन पास आउट, तभी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, कि ज्ञान का स्तर पीएचडी वाला होना चाहिए, नहीं, ग्रेजुएशन के ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे। तो बच्चे जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं, इसके लिए टीचर को बीच में मत रोको, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। पहला है, दूसरा है, चौथा है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल आता है, जहां से कंसेप्ट खुलेगा, जहां से स्टोरी और नैरेटिव बनेगा, जहां से फैक्ट्स आएंगे, उस पर बात करूंगा। ठीक है, तुम देख ही सकते हो, अपने आप देख सकते हो, कहीं फंसोगे तो फिर मैं बात कर लूंगा। ठीक है ना। अब विजय, इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं बेटा, इससे ज्यादा क्या समझाऊं तुमको, समझा के चल रहे हैं। अब इससे ज्यादा समझाने से मतलब क्या समझा दूं, और बताओ तुम, समझाना भी है, लिखाना भी है, इतना बढ़िया अट्रैक्टिव मैप बना रहा हूं तुम्हारे सामने, सारा मतलब सारा जो है ना, जितना डांस परफॉर्मेंस में जो कुछ होना चाहिए, सारी मसाला इसके अंदर डाल रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं सर और समझा के, अरे और कितना समझा के, जितनी जरूरत है उतना समझाएंगे यार। ठीक है ना। चल, तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही सिंहासन की लड़ाई है वहां पर फ्रांसीसी पहुंच जाएंगे, ये डुप्ले की नीति है। तो हैदराबाद में भी यही कर रहे हैं और कर्नाटक में भी यही कर रहे हैं। दोनों जगहों पर जो है उत्तराधिकार का, सिंहासन का संघर्ष शुरू होता है और डुप्ले अपनी नीति लेकर वहां घुस जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, डुप्ले ने इस नीति को हैदराबाद और कर्नाटक में लागू किया, ठीक है, ये है फ्रांसीसी, लागू किया दोनों ही जगहों पर। सॉरी, ये मैं बीच में लिखने लग गया, इसको पूरा कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही जगहों पर
उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। डुप्ले ने उन संघर्षों को बढ़ावा दिया, डुप्ले ने उन संघर्षों को बढ़ावा दिया और फ्रांसीसियों के साथ गुट बना लिए, फ्रांसीसियों के साथ गुट बना लिए। ठीक है, गुट बना लिए। अब क्या हुआ, हैदराबाद में संघर्ष चल रहा है। ठीक है, हैदराबाद में नवाब है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के साथ चांदा साहब को डुप्ले ने कहा कि तुम जरा बढ़ो, तुम्हारे हाथ में सिंहासन आना चाहिए, उत्तराधिकार तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अनवरुद्दीन वर्सेस चांदा साहब की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अनवरुद्दीन ये नवाब है, नवाब के विरुद्ध हैदराबाद में चांदा साहब को खड़ा कर देगा। अब क्या होगा, जैसे ही फ्रांसीसी चांदा साहब की तरफ से हैदराबाद में घुसेंगे, वैसे क्या होगा, अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज कहेंगे अच्छा बेटा अकेले अकेले, जब हमारा तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, ठीक है, जब हमारा तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तो तुम अगर चांदा साहब की तरफ खड़े हो तो जाहिर सी बात है कि हम अनवरुद्दीन के साथ खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली लड़ाई चल रही है, कुट्टी चुम्मी जिसको हमारे यहाँ कहते थे। ठीक है ना, कि जैसे ही फ्रांसीसी चांदा साहब गुट बनाएंगे, अंग्रेज और अनवरुद्दीन एक साथ आ जाएंगे। क्या हुआ, डुप्ले ने नीति बनाई, लेकिन अंग्रेज धीरे से उस नीति को फॉलो करने लग गए। तो यहां एक नया डायमेंशन क्या जुड़ गया कि अंग्रेज भी आकर के इसी नीति पर धीरे धीरे चलने लग गए। अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, या इसी में लिखो, डुप्ले बहुत महत्वपूर्ण है। देखो लिख रहा है, ठीक है, पीवाईक्यू जब देखेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर कुछ जगहों पे एम्फेसिस कर रहा हूं बच्चे, इसलिए कि वहीं से सवाल आएगा। 2021 में पूछा ना डुप्ले की नीति, तो डुप्ले की नीति इसीलिए खोलनी, और डुप्ले की नीति के साथ अंग्रेज। ठीक, चलो इसको आगे आगे लिखो। हैदराबाद में नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध डुप्ले ने चांदा साहब को विद्रोह के लिए उकसाया, विद्रोह के लिए उकसाया। 1749 में अंबूर के युद्ध में, 1749 में अंबूर के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन, घी डालते हैं अंग्रेज, बिल्कुल सही, आग लगाना, घी डालना, ये सब अंग्रेजों का काम। अंबूर के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन पराजित हुए और फिर मार दिए गए, मार दिए गए। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांव पुरस्कार स्वरूप, 80 गांव भेंट किए। ठीक है, 80 गांव भेंट किए। अब देखो इसमें जो अंग्रेजों के साथ युद्ध है, 3 युद्ध लड़े जाएंगे, जिनको कहते हैं आंग्ल फ्रेंच प्रतिस्पर्धा, या उनको यह भी कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। एक के बाद एक 3 युद्ध लड़े जाएंगे। उन युद्धों को हम कब पढ़ेंगे, जब हम अंग्रेजों की जो भारत में राज्य है उसकी स्थापना और विस्तार को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर वो फिट बैठते हैं। ठीक है ना, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय वगैरह के साथ। ये तुमको मिसाल के तौर पे मैंने समझाया कि कैसे एक का पक्ष लेना है और दूसरे को यहां पर मतलब वो कर देना है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो कि जैसे हैदराबाद की कहानी आ गई। ठीक है, इसी प्रकार कर्नाटक में डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। ठीक है, मुजफ्फर जंग का साथ दिया कि वह नासिर जंग के विरुद्ध विद्रोह करे। ठीक है, के विरुद्ध विद्रोह करे। स्वाभाविक रूप से, पूर्ण विराम लगा के, स्वाभाविक रूप से अंग्रेज नासिर जंग के पक्ष में खड़े हो गए।
ठीक है, खड़े हो गए। अगला पॉइंट लिखना, अगला बुलेट पॉइंट, दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इस नीति के कारण 3 युद्ध लड़े गए, 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें आंग्ल फ्रेंच युद्ध या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डुप्ले की इस नीति ने कुछ समय के लिए फ्रांसीसियों को अंग्रेजों पर बढ़त प्रदान कर दी, यानी फ्रांसीसी हावी हो गए। ठीक है, बढ़त प्रदान कर दी। सुप्रिया बेटा थोड़ा सा आधा घंटा, मैंने कहा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, या तो ये वाली रिकॉर्डेड आधा घंटा देखनी पड़ेगी या वो वाली। ठीक है, रिया का भी जो है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो जो भी बैच कोऑर्डिनेटर है प्लीज उसको देखें। 2 स्टूडेंट्स ने अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर की है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अमिशा ये लड़े इसलिए जा रहे हैं कि भारत में अंग्रेज राज करेंगे या फ्रांसीसी राज करेंगे। ये सारी यूरोपीय कंपनियां चाहती हैं कि हम ही अकेले हों, ठीक है ना, और कोई ना रहे, तो इसलिए फ्रांस और अंग्रेज दुनिया भर में लड़ रहे हैं, तो भारत में भी लड़ रहे हैं, देखेंगे इसको। ठीक है, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, कुछ समय के लिए बढ़त दे दी। ठीक है, परंतु फ्रांस की सरकार भारत में युद्ध के खर्चे से बढ़त प्रदान कर दी। ठीक है, अंग्रेजों पर बढ़त प्रदान कर दी, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों पर बढ़त प्रदान कर दी। सोनाली ये है। ठीक है ना, चलो बहुत ही बढ़िया, एथिक्स रिकॉर्डेड देख लेगी मधु, बहुत अच्छा। फिर मैंने क्या लिखाया, क्या बोला, बढ़त प्रदान कर दी। हाँ, परंतु फ्रांस की सरकार भारत में युद्ध के खर्चों से परेशान हो गई। इस समय फ्रांस में लुई 16वां, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम ही नहीं मिलते अंग्रेजों को, यूरोपियों को। तो हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ, हेनरी पंचम चल रहे हैं, यहां तो 14 चल गए। लुई 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 लुई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बोले लुई, पापा का नाम क्या है, बोले लुई, बाबा का नाम क्या, बोले लुई, है ना। तो ये सब 14 तक लुई चल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर ये है हमारा लुई 16वां। लुई 14वां बहुत ताकतवर था, जिसने कंपनी बनाई, और लुई 16वां। डुप्ले जो है बेचारा ना, अगर 14वें के समय में पैदा हुआ होता तो बहुत आगे चला जाता, पैदा हुआ 16वें के समय में। कभी कभी सही आदमी गलत समय में पैदा हो जाता है, तो डुप्ले के साथ ये हुआ। फ्रांस में इस समय लुई 16वां नामक बेहद कमजोर शासक राज कर रहा था। और फ्रांस की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांस की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। आ गया मुद्दा ना, यही इंफेसिस है कि फ्रांस की कंपनी, बिल्कुल सही राजलक्ष्मी, बढ़िया ह्यूमर है, कई गलत जगह भी पैदा हो गया, बहुत बढ़िया। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, पूर्ण विराम। इस कंपनी पर राजा का नियंत्रण था, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापारियों का। ठीक है, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापारियों का। 1754 में डुप्ले की वापसी के बाद भारत में फ्रांसीसियों का सितारा डूबने लगा। फ्रांस ने
अपने अन्य उपनिवेशों फ्रांस ने अपने अन्य उपनिवेशों पर ध्यान देना बेहतर समझा। दुनिया भर में उपनिवेश थे, दुनिया भर में थे, ठीक है। फिर गोदहू आ गया कहानियां बहुत सारी आई, ठीक है ना, कुछ होगा नहीं, फिर बहुत सारी कहानियां हो जाती है, वो जब हम लोग बात करेंगे जब कर्नाटक युद्धों की, तब उस पर बात करें। अभी केवल डुप्ले पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया भर में उपनिवेश है कई जगहों पर, तो फ्रांस ने कहा कि अब जाओ, हम भारत में ज्यादा नहीं अपना सर लड़ाने जा रहे हैं, वहां पे अंग्रेज है, हम अमेरिका वगैरह पर, अमेरिका पर, अफ्रीका पर, इन पर सब पर ध्यान देंगे। अब देखो पते की बात, ये जो कुछ हुआ उसका लाभ क्या मिल रहा था, अगला पॉइंट लिख लो। डुप्ले की नीति से दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का दबदबा बन गया था। फ्रांसीसियों का दबदबा बन गया था। डुप्ले को 20 लाख की जागीर, डुप्ले को 20 लाख की जागीर प्रदान की गई, तथा मोहम्मद शाह रंगीला ने, ये मुगल सम्राट है रंगीला, ठीक है। ये बढ़िया सिमरन, मैं ऐसा करूंगा कि कल की जो आपकी पीपीटी है ना, उस पर वो पूरा पीछे जो है जो टॉपिक्स है वो नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें समय ना खराब हो। तो तुम लोग जो सिलेबस मांग रहे हो कि हम क्या कैसे पढ़ने जा रहे हैं, सारे टॉपिक एक साथ दे दूंगा, ठीक है ना। रफीक, दोनों अलग अलग केस हैं, उस पर बात करेंगे जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे तब, ठीक है। सरकारी कंपनियां डूब जाती हो ये जरूरी नहीं है, हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, नेहरू ने बनाई थी, और अब हमारे जो है अभी के हमारे मुखिया उसको बेच रहे हैं। तो अगर बढ़िया नहीं होती, बढ़िया लाभ देने वाली कंपनियां हैं भाई, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। खैर, और मोहम्मद शाह रंगीला ने कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का ऑनरेरी का होता है मतलब कि किसी को सम्मान स्वरूप कुछ दे दिया जाए, ठीक है, का ऑनरेरी मुगल गवर्नर बना दिया गया। एक इसमें आखिरी पॉइंट और नोट करना है, आगे चल करके इसने ये कहानी तो सब कर ही दी, ठीक है। सहायक संधि आप लोग आगे चल के पढ़ते होंगे, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो जानता है, जो नहीं जानता उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सहायक संधि एक ऐसी संधि है जिससे अंग्रेज भारत में अपने राज्य का विस्तार करते हैं। मधु बेटा मध्यकाल में आपने जागीरदारी, मनसबदारी वगैरह जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जागीर एक तरीके से आपको प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र था। मनसब क्या होता था कि अगर मुझे 20 हजारी मनसब दे दिया गया, जो मुगलों के समय में अगर कहा गया कि मधु को 20 हजारी मनसबदार बना दिया गया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इतनी सेना मेंटेन करेगा, जात और सवार, पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक। अब पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक का खाना खर्चा कहां से आएगा, इसके लिए जमीन दे दी जाती थी, और जो जमीन दी जाती थी वही जागीर थी। उधर जाऊंगा नहीं, वो लंबी कहानी है जो मध्यकाल में आपको पढ़नी है, ठीक है ना, इधर नहीं। चलो अभी क्या है, सहायक संधि की बात कर लेते हैं आखिर में मतलब डुप्ले और फ्रांस के आखिर में, कि सहायक संधि प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इसी प्रथा के सहारे अपने जो है राज्य का बहुत तेजी से विस्तार किया था भारत में, ठीक है। तो यहां हमें क्या देखना है कि इस नीति का प्रवर्तक भी डुप्ले है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सहायक संधि प्रथा को लागू करने वाला प्रथम जो है गवर्नर कौन है, तो आप वेलेजली लिख के चले आओगे, आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को समझ रहे हैं, वेलेजली नहीं डुप्ले, ठीक है ना, डुप्ले। बच्चे पापा कुमार मैं किसी दिन नामों पे आऊंगा, जब से समय मिलेगा नामों पे आएंगे। तो चलो पापा कुमार को जवाब दे देते। बेटा जागीरदारी जमींदारी में मूलभूत परिवर्तन है। देखो मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सीरियस क्वेश्चन है, इसलिए मैं जरूर इसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। जागीर क्या है, राजा जो है हमको मनसब दे रहा है और मनसब के साथ जागीरदार बना रहा है, लेकिन एक जागीरदार के अधीन बहुत सारे जमींदार हो सकते हैं। वो जमींदार कौन है, जो जागीरदार और किसान के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। यानी गांव के भीतर जमींदार बैठा है, या कई सारे गांवों का एक जमींदार है जो टैक्स की वसूली करेगा और जागीरदार को दे देगा। तो जागीरदारी की एक प्रथा है, एक व्यवस्था है जो मुगलों के समय में विकसित हुई, और राजा की स्वीकृति उसके ऊपर जरूरी होती थी। लेकिन जमींदार जो है वो स्थानीय स्तर पर मुखिया हुआ करते थे, जिनको टैक्स कलेक्शन करके जागीरदार को देना होता था, ठीक है ना। चलो सहायक संधि प्रथा आया है बिल्कुल एग्जाम में, एक हेडिंग डाल लो, सहायक संधि प्रथा, एक हेडिंग डालो, और उसमें पहला बुलेट पॉइंट लिख लो, सहायक संधि प्रथा को आरंभ करने का श्रेय भी डुप्ले को जाता है। डुप्ले को जाता है।
हैदराबाद में चांदा साहब के हैदराबाद में चांदा साहब के जीतते ही सॉरी, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से। चांदा साहब कर्नाटक है, एक्सट्रीमली सॉरी, हम इतनी देर से पता नहीं किस उसमें चल रहे हैं। चांदा साहब जहां कर्नाटक है ना, चांदा साहब कर्नाटक है, उसको एकदम गलत है ये पीछे, ये होता है फ्रॉडियन स्लिप, इसको ऐसे पलटो बेटा। एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो बड़ी एक जो है बड़ी गड़बड़ करी, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको केवल ऐसे कर लेना है। मैं इधर करता हूं, ऐसा है। एक सिगमंड फ्रायड हुए। सिगमंड फ्रायड क्या कहते थे कि हम लोग जब किसी एक जगह पर कुछ सोचते हुए बोलते हुए जाते हैं तो चीजें जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है ना, ओवरलैप कर जाती हैं, और उस ओवरलैपिंग में हम जो है कुछ रैंडमली और कुछ बोल के चले जाते हैं जो लगभग उसी जैसा हो लेकिन वो नहीं होता, और इसको फ्रायड जो है नाम देते हैं, वो कहते हैं फ्रॉडियन स्लिप। फ्रॉडियन स्लिप, ठीक है ना। तो ये फ्रॉडियन स्लिप हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब वापस आ जाओ सहायक संधि पर, कि ऐसे लिखो कि कर्नाटक में चांदा साहब और फिर हैदराबाद में डुप्ले ने फ्रांसीसी सेनाओं की तैनाती कर दी, यानी फ्रांसीसी सेनाएं जो है वहां बैठ गई जाके। यही तो होगा, जब सहायक संधि प्रथा पढ़ेंगे आगे तब इसको पढ़ेंगे। नोट्स में इसमें कर लो, नोट्स में कहीं लिखवाया होगा तो उसको बाद में कर लेना बच्चे, ठीक है आशीष, अगर कहीं ऐसे गलत लिख गया हो तो उसको सही कर लेना। फ्रांसीसी सेना नियुक्त कर दी जिससे इन राज्यों पर फ्रांस का एक तरह नियंत्रण हो गया, ठीक है। अगला बुलेट पॉइंट लिख दो, डुप्ले की इस नीति के, अच्छा मैं देख नहीं पाया ज्ञानेश, वो फ्लो में बेटा इतना तेजी से चलता है, ठीक है ना, चलो इस वजह से नहीं देख पाया। लिखा डुप्ले की इस नीति का लाभ बाद में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलेजली ने उठाया, ठीक है। और सहायक संधि के तहत राज्यों को अपने आश्रित बना लिया, डुप्ले ने इन राज्यों की राजधानियों में अपने एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया, जिसे रेजिडेंस कहा जाता था। जो लखनऊ से है उन्होंने रेजिडेंसी सुना होगा, ठीक है ना, लो भाई आशीष, स्लो हो गया, ठीक है, रेजिडेंसी सुना होगा। तो जो पुराने जो भारतीय राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं वहां पर रेजिडेंसियां हुआ करती थी। रेजिडेंसी का मतलब जहां रेजिडेंट्स रहते हो, उनका आवास, उनका कार्यालय, ठीक है। तो लखनऊ की रेजिडेंसी में सहायक संधि वाला रेजिडेंट रहता था, ठीक है। इतिहास आपके आसपास कितनी रोचक ढंग से बिखरा होता है वो आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अगली शक्ति है बहुत छोटी सी, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है आपको उसके बारे में। डच बहुत महत्वपूर्ण है, स्वीडिश बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। स्वीडिश, थैंक यू बेटा, थैंक यू कोमल। मैं बार बार कहता हूं कि केवल स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, टीचर को भी होती। थैंक यू सो मच। तो ये जो डेन है ये आ रहे हैं 1616 में, ठीक है। 1616 में ये कंपनी इन्होंने अपनी स्थापित की और यहां पर ये भारत आ गए। और इन्होंने क्या किया, तंजौर के पास 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, पहली फैक्ट्री। तो इनसे संबंधित जो इकलौता ऐसा तथ्य है जिस पर प्रश्न हो सकता है वो यही हो सकता है कि पहली डेन फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी, ठीक है। तो पहली जो डेन फैक्ट्री है वो त्रावणकोर, जो एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, वो त्रावणकोर में बनी। कब बनी? 1620 में। लेकिन कई बार त्रावणकोर को आप देखते हैं कि ट्रांकोबार भी लिखा आपको मिल सकता है। तो ये एक ही चीज है, त्रावणकोर और ट्रांकोबार। दूसरा इन्होंने क्या किया कि 1676, बहुत ज्यादा यहां पर इन्होंने बिजनेस नहीं किया अपना। 1676 में ये इन्होंने मुख्यालय अपना जो बनाया वो बनाया पेरामपुर। एक चीज का ध्यान रखना तुम लोग कि कई बार अलग अलग तरीके से नाम लिखे होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बंगाल के अंदर एक जगह थी, ठीक है। तो ये 1676 में पेरामपुर में इन्होंने अपना जो है मुख्यालय बनाया। पेरामपुर या श्री रामपुर, ठीक है ना।
बहुत ही बढ़िया रश्मि, बहुत अच्छा बेटा। त्रावणकोर ये कहां है सर? क्या त्रावणकोर? केरला, ट्रंकोबार, एकदम पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है ना, नीचे एकदम केरल के अंदर कोचीन, त्रावणकोर, ठीक है ना, पुलिकट, ये सारे इलाके जो है ना नीचे तुम्हारे पेनिनसुलर है, यहां यानी प्रायद्वीपीय है, ठीक, ये इलाका है, ये त्रावणकोर है, ये एक रियासत बनी रही, अंग्रेज जब छोड़ के गए तब भी त्रावणकोर एक रियासत थी, ठीक है ना। तो ये इन्होंने जो है बंगाल में फैक्ट्री बनाई, लेकिन हुआ क्या कि ज्यादा इनका यहां बिजनेस जमा नहीं। तो डेनिश के बारे में तीसरी चीज वो क्या है वो भी लिखवा दूंगा, हेडिंग डाल दो डेनिश। कई बच्चों ने लिख लिया होगा, नहीं 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 बच्चे, तमिलनाडु नहीं, केरला, ठीक है, केरल। डेनिश हेडिंग डालो। 1616 में कंपनी बनाकर भारत आए। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर स्लैश लगा के ट्रंकोबार भी लिख दो, ठीक है, बस ध्यान रखना है, सब तैयारी ऐसे करनी है। त्रावणकोर ट्रंकोबार में स्थापित की। बाद में बंगाल के श्रीरामपुर स्लैश श्रीरामपुर, श्रीरामपुर या श्रीरामपुर ब्रैकेट में लिख दो 1676 को अपना मुख्यालय बनाया। आखिरी पॉइंट, 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर चीन चले गए। इनको चीन में ज्यादा उम्मीद दिखाई दी क्योंकि वो समय था 1745 जब यहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसी वगैरह बहुत ताकतवर हो गए थे, ठीक है ना। यहां पर बिल्कुल श्रीरामपुर कहा, जो मैं बात कर रहा था कि श्रीरामपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है मिशनरी एक्टिविटीज के लिए, श्रीरामपुर। और ये दीक्षा ने लिखा कि धार्मिक प्रचार पर बहुत ध्यान दिया, ठीक है ना। अब यहां एक चीज, अच्छे जो कमेंट्स इसमें ऐसे आते हैं, जैसे श्वेता ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया, ठीक है ना, वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे कमेंट्स आए तब क्लास में थोड़ा और जान आ जाती है, ठीक है ना, आपस की बातचीत वगैरह सब तो चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमारी हो गई कहानी यहां पे खत्म। अब कौन बचा यूरोपीय कंपनियों में? अब बचे हमारे जानी दुश्मन, ठीक है। और जानी दुश्मन कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है उनके बारे में तो अब सारी कहानी पढ़नी है, सारा का सारा मॉडर्न इंडिया अंग्रेजों को अभी फिलहाल गाली देते बीतने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से अंग्रेजों को पढ़ेंगे कल, उसके बारे में कल बात करनी है। और कल अब थोड़ा उलझाऊ चीजें हैं, लेकिन अब जो है स्मूथ हो जाएंगे। अंग्रेज जो है जब आएंगे यहां पर, तब ये यूरोपीय कंपनियां, ये वो कहानियां ऐसे नहीं करनी, लेकिन हम अंग्रेजों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में अंग्रेजों की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा अंग्रेजों की का जो राज्य है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर भारत में जब उनका विस्तार की बात करेंगे उसके पहले क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे। तो कहानी जो है ना उसका प्लॉट बन गया है, आज उसकी पिच बन गई कि अब इस पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सबको समझा के हम लोगों को आगे बढ़ना। अब जरा 2 मिनट है, 2-4 मिनट। तो ये जो पापा की परी पे मैं बहुत दिनों से तुम लोगों को टोक रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि पापा की परी जो हमारा ये प्यारा बच्चा है, ये लड़का है या लड़की है। अगर ये लड़का है तो मैं अलग बात कहूंगा, अगर ये लड़की है तो अलग बात कहूंगा। ये आया कहां से खेल? तुम लोग भाई आजकल इंस्टाग्राम जनरेशन हो, हम लोग तो क्या करते थे कि जब पढ़ाई से ऊब जाते थे, सिविल्स की पढ़ाई कर रहे हो या बाकी पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ी देर जो है ना बॉल लेकर के दीवार पे मार मार के कैच वैच खेलते थे। ना मोबाइल थे ना वीडियो गेम्स थे, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे पास तो इंस्टाग्राम है, तो हम क्या करते, स्क्रॉल कर लेते। कोई लड़की है, एक्टिवा चला रही है, स्कूटी चला रही है, चलाकर धाड़ से कहीं एक्सीडेंट हो गया, पीछे से इमोजी लगा दिया और हंसने की आवाज लगा दी और नीचे टाइटल लिखा है पापा की परी। तो अगर ये लड़की है तब तो क्या है कि भाई अपनी बेइज्जती अपने हाथ से क्यों करवानी, क्योंकि सब जगह पापा की परी यही कहा जाता है कि काम आता नहीं है, काम करने चल दिए। एक्टिवा चलाना, स्कूटी चलाना लड़कों का काम है, भाई लड़कियां क्यों चला रही हैं? यही तो है ना उसका मैसेज कि जाकर के धाड़ से एक्सीडेंट कर देंगे कहीं ना। अगर ये लड़की है तब तो फिर क्या है भाई? अच्छा लड़का है 100% कोई बात नहीं, लेकिन चलो उसके बारे में बात करें। तो मैं कह रहा हूं अगर लड़की है तो भाई अपनी बेइज्जती नहीं करनी। क्यों? महिलाओं को इस समाज के भीतर, दुनिया में पूरे काम करने नहीं दिए गए, घर की चारदीवारी में रखा गया, उनको स्वतंत्र नहीं किया गया। और जब आप उनको काम करने नहीं देंगे तो स्किल कहां से आएगी? अब ना आ रही ना टॉपर यूपीएससी की लड़की, यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है टॉपर में लड़कियां, सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है टॉपर में लड़कियां, आईसीएसई में आ रहा है टॉपर में लड़कियां। पढ़ना जब उन्होंने शुरू किया तो ना स्किल आई, तब ना उनके अंदर वो गुण आया और धड़ाधड़ टॉप कर रही हैं। तो लड़कियां अगर कोई लड़की है तो बच्चे जरूरी नाम बदल लो। अगर लड़का है तो उस मुद्दे पर आ जाओ जो तुम लोग कह रहे हो कि भाई पेरिस की संधि आएगी बेटा, ठीक है ना। अच्छा अमेरिका की बात तुम कर रहे हो, करेंगे बात करेंगे इस पे। अगर ये लड़का है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अपने समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारे समाज के इसका संकट क्या हो गया? अभी मैं जहां का रहने वाला हूं वहां का आज एक वीडियो आया, किसी ने वहां पे शेयर किया है। कुछ लड़के एक लड़की को बस में छेड़ रहे थे, कंडक्टर और ड्राइवर ने उनको मना किया
तो उन्होंने कंडक्टर ड्राइवर को पीटा और फिर उस लड़की को भी पीटा। ठीक है, यह संवेदनशीलता है। इसी समाज को तो संवेदनशील बनाना है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की अगर कोई बेइज्जती कर रहा है, उनको कोई पापा की परी कह रहा है, तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, लड़कियों ने बहुत सालों तक समाज के भीतर बहुत तरीके के अत्याचार सहे। अभी पढ़ेंगे ना, बाल विवाह पढ़ेंगे, बालिका भ्रूण हत्या पढ़ेंगे, सती प्रथा पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तो बेटा अगर लड़का हो तभी इसको बदल दो। मैं इतना कह सकता हूं तुमको एक टीचर होने के नाते